नमस्कार दोस्त। पूरी पश्चिम एशिया किस तरीके से तबाही के मंजर में जा चुकी है, किस तरीके से पूरा पश्चिम एशिया एक नई दिशा में नए स्वरूप के साथ दुनिया के सामने परिवर्तित हुआ है। एक तरफ अमेरिका की सबसे ताकत बॉम्बर मिसाइल, दूसरी तरफ ईरान की जमीन के अंदर दफन परमाणु ठिकाने। ठीक है, ये पूरी कहानी, पूरी घटना इस बीच में फंसी है पूरी दुनिया, पूरा पश्चिम एशिया। ठीक है, उसके बाद शांति की अलग से समझौते की कहानी चल रही है, पॉसिबिलिटीज नहीं दिख रही है। ये कोई फिल्म का सीन नहीं, बल्कि ये पूरी कहानी पूरी तरीके से आर्थिक आबादी, आर्थिक संगठन, आर्थिक दुनिया पूरी तरीके से जो प्रभावित हो रही है, ये हकीकत है। अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर जिस तरीके से हमले कर रहा है, सीधे हमले कर रहा है, बीच का कोई रास्ता नहीं। और जवाब में ईरान ने कतर में मौजूद अमेरिकी सैन्य अड्डे को निशाना बनाया। अब चूंकि ईरान अमेरिका पे तो डायरेक्ट हमला कर नहीं सकता, तो जो अन्य देशों में इसके दूतावास है उस पे जो है ईरान हमले कर रहा है। इस तरीके से पूरी कहानी, पूरी घटना को जो है अंजाम दिया जा रहा है। इस तरीके से ये सिर्फ जवाबी कार्रवाई के साथ साथ एक बड़ी जंग की शुरुआत है। क्या मिडिल ईस्ट एक बार फिर आग की लपटों में घिरने वाला है? क्या मिडिल ईस्ट फिर तबाही के मंजर में जाने वाला है? आज इस पूरी कहानी को हम पूरी टाइमलाइन के साथ समझेंगे और टाइमलाइन की कहानी को भी समझेंगे। हमले की असली वजह जानेंगे। ईरान ने कतर को ही क्यों चुना, कतर को ही चुनने का क्या रीजन है, भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा, आने वाले समय में भारत इस गेम में कहां फंसेगा, इस पूरी कहानी को हम समझेंगे। लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंस इस बात का रहेगा कि ये जो पूरा गेम है, जो गेम प्लान है, किस तरीके से इसको संचालित कराया जा रहा है और किस तरीके से पूरी घटना जो है दुनिया के सामने प्रस्तुत हो रही है। आगे क्या हो सकता है, सब कुछ आसान भाषा में, आसान तरीके से हम समझेंगे और गहराई से आप डीप एनालिसिस के साथ इसको अगर हम समझाएंगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि किसी भी तरीके से जो है पश्चिम एशिया वाले जो देश है वो पूरी तरीके से जो है प्रभावित है, तो उसके लिए डीजल, पेट्रोल और कच्चे तेल की क्या व्यवस्थाएं हो सकती हैं, किस तरीके से दुनिया जो है पूरे तबाही के मंजर में जा चुकी है, उसके बारे में हम आज समझेंगे। उसके बाद की कहानी, उसके बाद का जो पूरा प्रोजेक्शन रहेगा। अब देखिए, जो अमेरिका है उसकी अपनी एक ताकत है। पूरी घटना, पूरी टाइमलाइन, पूरा इतिहास सबसे पहले समझते हैं आखिर हुआ क्या। ये पूरी जो घटना है, किस तरीके से अमेरिका बॉम्बर के साथ साथ पूरी तरीके से जो है ईरान पे पूरी तरीके से अटैक किए हुए है, इसके प्रमुख रीजन क्या है, प्रमुख कारण क्या है, किस तरीके से ये जो है, सबसे पहले हम समझेंगे कि अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाते हुए या परमाणु ठिकानों को ही निशाना क्यों बना रहा है। इन हमलों में, इन हवाई हमलों में जिस तरीके से उसने जो है जहाजी बेड़ों को भेजा हुआ है, इन हमलों का उद्देश्य क्या है, ईरान की परमाणु क्षमता, ईरान का पूरा प्रोजेक्शन, उसके बाद परमाणु क्षमता कमजोर करने वाली ताकतें, इन कई वर्षों से जो चली आ रही हैं। अमेरिका और इजराइल का आरोप क्या रहा है कि ईरान परमाणु हथियार बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, तो यह अमेरिका के लिए चिंता का विषय क्यों है। क्यों अमेरिका जो है ये चाहता है कि ईरान जो है पूरी तरीके से जो है इस क्षेत्र में अपने आप को सरेंडर कर दे। यूरेनियम जो उसके पास 450 कुंटल 400 कुंटल का जो है यूरेनियम है, वो जो है अमेरिका को सौंप दे। ईरान लगातार कहता है 425 किलोग्राम 425 केजी यूरेनियम जो है, ये जो है ईरान के पास है। इसी को जो है उसका टेंशन है। उसका परमाणु कार्यक्रम को नष्ट करना सिर्फ बिजली उत्पादन और मेडिकल रिसर्च जैसे शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए। इस बार जो मामला है, इस बार मामला थोड़ा आगे जा चुका है, आरोपों में आगे बढ़ गया है। चूंकि अभी हाल में इस्लामाबाद समझौता हुआ, उसके बाद कई मीटिंगें हुई, कई मीटिंगों के बाद खाड़ी देशों से ये संपर्क कराया गया कि भाई अब इस तरीके की चीजें नहीं होंगी, अब शांतिपूर्ण तरीके से दुनिया में व्यापार होगा, कच्चा तेल, डीजल, पेट्रोल अपने समय समय पर पहुंचेगा, विदेशी मुद्रा का संरक्षण होगा। लेकिन ऐसी बातें अभी दिख नहीं रही, सीधी सैन्य कार्रवाइयां होती जा रही दोनों देशों के बीच में, और जैसा अक्सर होता है हमले का जवाब भी आ रहा है। ईरान ने कतर में मौजूद अमेरिकी सैन्य अड्डे को निशाना बनाया। यहीं से पूरी दुनिया की चिंता बढ़ गई है, क्योंकि अमेरिका ईरान के ऊपर हमला कर रहा है। ईरान जो है कतर में स्थित अमेरिकी दूतावास, अमेरिकी सैन्य अड्डे को वो वहां पे हमला जारी रखा हुआ है। अब हमला हुआ क्यों या हमला क्यों हो रहा है, ये कहानी पिछले जो है 4 महीने से चल रही है। अब देखिए, ये है जो है तेहरान, ठीक है, ये तेहरान, यहाँ पे हमला हुआ, इफेसान में हमला हुआ, सिराज में हमला हुआ, ये अफगानिस्तान के जो हिस्से हैं, तुर्कमेनिस्तान वाले हिस्से पे, ठीक है। इराक यहाँ पे ऑलरेडी, इराक से इसका मामला सही चल ही नहीं रहा ईरान का, ठीक है। मेजर इंसिडेंट जो हो रहे हैं वो किस तरीके से हो रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल है, आखिर अमेरिका ने हमला क्यों किया। पहली वजह जो है परमाणु कार्यक्रम को लेकर बढ़ती चिंता है। पश्चिमी देश और कई अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टों के हिसाब से, रिपोर्टों के अनुसार ईरान लगातार यूरेनियम संवर्धन के साथ साथ यानी एनरिचमेंट का स्तर बढ़ा रहा है। अमेरिका और इजराइल का मानना था कि वह स्तर दर स्तर अपने जो है परमाणु ठिकानों को, परमाणु हथियारों को और यहाँ तक कि जो है सुरक्षा के दृष्टिकोण के साथ परमाणु की एक नया जखीरा तैयार कर रहा है। हथियार बनाने की क्षमता के करीब पहुंच चुका है या पहुंच सकता है। यह जो शक था, यह अमेरिका और इजराइल को चिंता का विषय बनाया था। ईरान इस दावे से सहमत नहीं है।
और अपने कार्यक्रम को शांतिपूर्ण बताता है। लेकिन अब शांतिपूर्ण बताने से तो काम चलेगा नहीं। इसके बाद जो है ये अमेरिका का जो जहाजी बेड़ा है, ठीक है, मल्टीपल एयरक्राफ्ट कैडेट स्टेट मैन्यूवरिंग जो है पैसिफिक कमांडोज जो है, ये देखिए ये पूरी तरीके से जो है तैनात किए गए और ये आसानी से मार सकने में सक्षम है। ठीक है, तो अपने कार्यक्रम को दूसरी वजह, जो दूसरी मुख्य वजह थी, इजराइल की सुरक्षा चिंता है। इजराइल काफी समय से ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर चिंतित है और ये पूरी आग भी इजराइल ने ही लगाया था। उसने अपने लिए बड़ा खतरा मानता रहा है किसको, ईरान को, इजराइल। इसी वजह से मिडिल ईस्ट में बदलता जो शक्ति संतुलन है वही मुख्य रीजन रहा इस पूरी कार्रवाई का। अब देखिए ये आपका ईरान, ठीक है, यहाँ पे है तेहरान, यहाँ पे हमला हुआ, एफेशान पे हमला हुआ, फिर सिराज पे हमला हुआ। ठीक है, इसके बाद ये बंदर अब्बास, अब मुख्य वजह है, अब बंदर अब्बास भी इस चीज में आ चुका है। अब बाब उल मंदेव, अब बाब उल मंदेव को भी पूरी तरीके से बंद करने की जो है संभावना दिख रही है। बदलता शक्ति संतुलन, ईरान का बढ़ता प्रभाव, उसके क्षेत्रीय सहयोग, अमेरिका और उसके साझेदार देशों के लिए चिंता का विषय बन रहे हैं। यह पूरा जो प्रोजेक्शन है, यानी सिर्फ एक हमला नहीं है बल्कि सालों से चल रहे तनाव का परिणाम है। अब तनाव का परिणाम है तो क्या इस पे जो है किसी भी देश पे, चूंकि ये सीरिया यहाँ अलग से देखिए, ये जो ईरान है इधर सीरिया है, ये पूरी तरीके से हूती विद्रोहियों के कंट्रोल में है। हूती विद्रोही आप जानते हैं, हूती विद्रोही ये चर्चा का विषय ऑलरेडी बने रहते हैं। हूती विद्रोही में सीरिया पे कंट्रोल है। ठीक है, इधर आपका कतर है, ठीक है, ये कतर, ठीक है, इधर आपका सऊदी अरेबिया इसके नीचे है, फिर ये आपका यमन है, यमन ये पूरे खाड़ी देश है जो पूरी तरीके से क्या है, प्रभावित है, यमन है। इधर आपका ये वाला हिस्सा ओमान है, और ये आपको पता है कि यहीं पे जो है वो है आपका जो है गल्फ। ठीक है, बंदर अब्बास वाला क्षेत्र ये है, ये बंदर अब्बास वाला क्षेत्र, और गल्फ ऑफ पर्सियन, ये पर्सियन पारस की खाड़ी जो आपने सुना होगा वो है। कतर का भी जवाब यही था। कतर पर ही जवाबी कार्रवाई क्यों हो रही है, इसकी सबसे बड़ी वजह है राजनीतिक महत्व। कतर में अमेरिका का मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा सैन्य अड्डा है। अमेरिका तो कहां पे है, कतर में है। सबसे बड़ा सैन्य अड्डों में से एक मौजूद है अमेरिका का कतर में। यहीं से क्षेत्र में कई अमेरिकी सैनिक गतिविधियां संचालित होती हैं। और अमेरिका चूंकि दुनिया के ताकतवर देशों में है, तो यहाँ से अगर उसकी गतिविधियां संचालित होती हैं तो इसलिए ईरान का संदेश साफ है, अगर हमारी जमीन पर हमला होगा तो हम उसको बख्शेंगे नहीं। ईरान का ये सीधा सा क्लियर कट संदेश है, तो हम भी उस पर जवाबी हमले करेंगे। आप देखिए इजिप्ट है, ये इजराइल है, इजराइली वाला हिस्सा इजराइल का है, और इजराइल का और ईरान का ये बहुत ही पुरानी दुश्मनी है, 90 के दशक की है। ये आपका लेबनान वाला हिस्सा है जहां पे अभी पिछले दिनों हमला हुआ था। ये है आपका मेडिटेरियन सी, ये आपका ये तेल अवीव, ये तेल अवीव देख लीजिए इसको, तेल अवीव यहाँ पे है, ये भी पिछले दिनों काफी चर्चा में रहा है। तो इस पूरे मसले को लेकर महत्वपूर्ण सैन्य ठिकानों को जो निशाना बनाया जा रहा है, ऐसी परिस्थितियों में अक्सर एक कैलकुलेटेड रिस्पांस दोनों देशों के बीच में यानी सीमित जवाबी कार्रवाई देखने को मिलती है। अब मसला है इसका उद्देश्य क्या होता है, ये क्यों ऐसा किया जाता है। इसका उद्देश्य होता है संदेश देना, पूरी जंग शुरू करना नहीं। एक दूसरे को ये संदेश देते हैं कि हम भाई ऐसा कर सकते हैं और हमें ऐसा करने से आप रोक भी नहीं सकते हैं। ये देखिए ये नैनताज है, तेहरान के नीचे वाला हिस्सा है, ठीक है। ये आप देख रहे हैं कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर के नीचे जो है ये इराक है, इराक के जो है इस साइड में ये इराक है, ठीक है, इराक। अब ये है बुशेर, ठीक है, बुशेर वाला हिस्सा है, ये सऊदी अरेबिया वाला हिस्सा है। पूरी तरीके से यहाँ पे रेगिस्तान है, ठीक है। दुनिया का किस तरीके से असर पड़ रहा है, दुनिया किस तरीके से इसको देख रही है। अब बात है हमारी जेब तक जो पहुंचने वाली घटनाएं हैं, क्योंकि डीजल पेट्रोल और कच्चा तेल नहीं पहुंचेगा तो मामला हमारी जेब तक पहुंचेगा। दुनिया के सबसे बड़े तेल उत्पादक क्षेत्रों में से एक ये घटना, अगर यहाँ तनाव बढ़ता है तो किस तरीके से बढ़ेगा। अब देखिए पर्सियन गल्फ, पर्सियन गल्फ काफी चर्चा में रहा हुआ, क्योंकि ये इसके ऊपर जो है आपका क्या है, ईरान है, ठीक है, इसके ऊपर ईरान है आपका, ठीक है। फिर ये है इस साइड का हिस्सा, ठीक है। अब देखिए यह पूरा जो प्रोजेक्शन है किस तरीके से ईरान न्यूक्लियर प्रोजेक्ट जो ये न्यूक्लियर ईरान की इतनी जगह पे ईरान जो है अपने न्यूक्लियर को सटाया हुआ है, ठीक है, ये वाले हिस्से में, ये वाले हिस्से में, ठीक है। और जो है इस तरीके से जो है अमेरिका उसकी टेंशन में बना हुआ है कि अगर ईरान न्यूक्लियर को अपने हिसाब से चलाएगा तो दिक्कत है। अब मामला है कि अगर तेल महंगा होगा तो भारत जैसे तेल आयात करने वाले देश, भारत दुनिया का 88% तेल आयात करता है, तो तेल आयात करने वाले देशों पर सीधा असर पड़ सकता है। पेट्रोल हो, डीजल हो, परिवहन हो या अन्य सेक्टर हो, सब प्रभावित हो सकते हैं। यह पूरा माजरा निकल के आता है। अब हम समझेंगे कि इसके अलावा जो घटनाएं हो रही हैं वो किस तरीके से हो रही हैं। ये इंटरनेशनल कंसर्न है, ईरान का डिक्लेरेशन प्रोग्राम है, किस तरीके से डीजल, पेट्रोल और कच्चा तेल जो है प्रभावित होगा। यूरेनियम के लिए इंटरमीडिएट जो मॉनिटरिंग है वो देखिए, ठीक है। ये उसके बाद करंट इनरिचमेंट लेवल है, ये ईरान के लिए, ठीक है। ये दुनिया के देश जो परेशान है, और इस क्षेत्र में, इसके अलावा इस क्षेत्र में रहने वाले लाखों भारतीय नागरिकों की सुरक्षा का भी जिम्मेदारी है, एक अहम चिंता भी वो बनी हुई है। भारत की चुनौती, भारत की स्थिति काफी अलग है, क्योंकि भारत अपने अलग दृष्टिकोण के साथ, क्योंकि ईरान भारत का सपोर्ट भी समय समय पे करता आ रहा है, तो भारत
के अलावा अमेरिका, ईरान और इजराइल, ये पूरी तरीके से तीनों के साथ अपने संबंधों को बनाने के लिए भारत जो है लगातार महत्वपूर्ण संबंध बनाए हुए है। लेकिन मसला वहां पे ये नहीं है, मसला वहां पे है किस तरीके से ये पूरा ईरान का जो करंट एंगेजमेंट है वो दुनिया का मुख्य विषय बना है। ईरान और इधर अमेरिका, दोनों के बीच में जिस तरीके से लड़ाई चल रही है, दोनों के बीच में जिस तरीके से वार चल रहा है, ये कितने दिन तक चलेगा, कितने दिन तक महत्वपूर्ण संबंध बनेंगे, नष्ट हो जाएंगे। ऐसे में भारत की कोशिश क्या रहती है कि संतुलन बना रहे या बिगड़ जाए। भारत की प्राथमिकताएं किस प्रकार से आगे बढ़ेंगी, भारतीय नागरिकों की सुरक्षा, ऊर्जा आपूर्ति की स्थिति और तनाव कम करने के लिए इस पूरे प्रोजेक्शन में किस तरीके से महत्वपूर्ण रहेगा, बातचीत का समर्थन किस तरीके से जारी रहेगा, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन समस्या क्या है, समस्या है भारतीय ऊर्जा निर्यात। ठीक है, भारतीय ऊर्जा निर्यात में किस तरीके से समस्या दुनिया के सामने प्रस्तुत होगी, किस तरीके से आगे की घटनाओं को आसानी से देश के सामने, आज चूंकि देश वैसे ही अब देखिए देश विषम परिस्थितियों से गुजर रहा है, ये तो आपको पता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि आगे क्या होगा, आगे होगा क्या। तीन संभावनाएं हैं, संभावनाएं तीन बनी हुई है कि भाई हम किस तरीके से देश को एक अच्छी स्थिति में ले जा पाएंगे। लेकिन जो तीन संभावनाएं बनी है उनमें पहली संभावना है दोनों पक्ष सीमित कार्रवाई के बाद बातचीत की ओर लौट जाएंगे भी कि नहीं लौटेंगे, स्थिति सामान्य होगी, दोस्ती बनेगी कि नहीं बनेगी। दूसरी, तनाव लंबे समय तक जारी रहे हैं तो क्या उससे स्थिति सामान्य होगी, तनाव लंबे समय तक जारी रहेंगे तो क्या आगे स्थिति अब पूरी तरीके से अब पूरी जंग न हो, इसके लिए सामान्य स्थिति है। और तीसरी बात, अगर दूसरे देश या क्षेत्रीय संगठन जिस तरीके से काम कर रहे हैं, क्षेत्रीय संगठन जिस तरीके से पूरी तरीके से काम कर रहे हैं, वो किस तरीके से जो है इसमें जो है अपना योगदान दे पाएंगे या सीधे शामिल हो पाएंगे। तो यह संघर्ष, यह घटना किस तरीके से आम नागरिक के लिए और आम दुनिया के लिए, पश्चिम एशिया के लिए एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध में बदल गया या बदल सकता है। इतिहास बताता है कि ऐसी घटनाएं जो है हमेशा किसी के लिए फायदेमंद नहीं रही है। तो समझते हैं कि यह पूरा जो प्रोजेक्शन रहा है किस तरीके से जो है अब कतर वाला हिस्सा, ठीक है, ये बुशर है जहां पे हमला किया गया था, ईरान है ये, ठीक है, और यहाँ बंदर अब्बास, ये पूरी तरीके से निशाने पे है बंदर अब्बास, ठीक है, अमेरिका के, और ये कतर वाला हिस्सा है, ठीक है। ये पूरा जो प्रोजेक्शन है किस तरीके से जो है दिखाया गया है, किस तरीके से जो है बनाया गया है। समस्या इस बात की कि हमले होने के बावजूद भी मिडिल ईस्ट में शांति हमेशा बहुत नाजुक रही है, वहां पे शांति का एक अपना अलग विचार रहा है। लेकिन समस्या है कि ये पूरी घटना जो विस्तृत पड़ताल रही है कि किस तरीके से जो है अमेरिका ईरान को पूरी तबाही के मंजर तबाह करने के बावजूद, दुनिया की 28वें नंबर की इकोनॉमी था ईरान जब स्टार्टिंग में था, ठीक है, आज पूरी तरीके से तबाह हो चुका है, बिना खाए मर रहा है। दोनों देशों का संघर्ष अभी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इसका असर वैश्विक राजनीति पे पड़ रहा है, तेल की कीमतों पर पड़ रहा है, अर्थव्यवस्था पे पड़ रहा है, उसके साथ साथ आम नागरिक, आम जीवन पूरी तरीके से जो प्रभावित हो रहा है, हमारी रोजमर्रा की जो जिंदगी है वो प्रभावित हो रही है। ये आम आदमी तक जो पहुंच है, जो ये पूरी हमारी जिंदगी है उस तक पहुंच चुका है। तो आपकी राय इस युद्ध क्षेत्र से क्या रहेगा, किसी भी लंबे युद्ध में इस तरीके का जो नुकसान होता है उससे आप क्या समझ पा रहे हैं। सबसे ज्यादा नुकसान आम लोगों का होता है, तो इससे जो है मुख्य मुद्दा यही रहेगा कि आम नागरिक इससे प्रभावित ना हो, आम नागरिकों का जीवन थोड़ा आसान और सामान्य तरीके से चल पाए। इसलिए कूटनीति और बातचीत दो देशों के बीच में बहुत जरूरी है। अगर एक शानदार कूटनीति होगी, शानदार बातचीत होगी तो हमेशा सबसे बेहतर रास्ता निकलता आया है, बातचीत से ही रास्ता निकलेगा। अब आप बताइए कि आपको क्या लगता है कि इस पूरे घटनाक्रम में किस तरीके की स्थिति बनती है, किस तरीके का ये पूरा तनाव आसानी से खत्म हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। अब क्या सबसे बड़ा सवाल है, क्या यह युद्ध यहीं रुक जाएगा या यह युद्ध आगे भी चलता रहेगा। अब देखिए गल्फ कॉर्पोरेशन में कुल 12 कंट्रीज है, ठीक है, गल्फ कॉर्पोरेशन में कुल 12 कंट्रीज है। उनका ये पूरा आपका मैप है कि गल्फ कॉर्पोरेशन जो है, काउंसिल नेशंस जो है वो किस तरीके से मीटिंगें समय समय पे लेते रहते हैं। अब 12 देश जो अपनी ओर से अपने पूरे इस गल्फ क्षेत्र में किस तरीके से चूंकि हार्मुज जो जल संधि है वो गल्फ देशों का एक मुख्य ऊर्जा का रास्ता है, वहीं से पूरा प्रभावित होता है। तो वो जो है किस तरीके से, अब देखिए क्रूड ऑयल प्राइस ट्रेंड क्या रहा है वो हम देखेंगे। तो ये देखिए किस तरीके से $60, फिर 65, फिर कहाँ पहुंचा है $95, कितना पहुंच गया $95। ये जनवरी 23 का जो है और ये जनवरी 24 में, ठीक है, जनवरी 24 में यहाँ से जो है पूरी कहानी शुरू होती है। और किस तरीके से आप देखेंगे प्राइस ऊंचे होता चला जा रहा है, प्राइस की ग्रेडियंट होता चला गया। अब अगर प्राइस यहाँ रहे और यहाँ से सीधा यहाँ बढ़ जाए तो सीधी सी बात है कितना नुकसान हो रहा है और कितनी जो है व्यवस्थाएं बदल रही हैं, कितना डीजल पेट्रोल और कच्चा तेल देश के हित में पूरी तरीके से बर्बादी का मंजर है, देश के हित में पूरी तरीके से तबाही का मंजर है कि अगर व्यवस्था नहीं बदल रही है, हम इस पूरे सिस्टम को नहीं बदल पा रहे हैं, पूरी तरीके से ईरान, अमेरिका, इजराइल पूरी दुनिया को जो है तबाही के मंजर में डाल दिए हैं। तो यह जो है किस तरीके से जो है आप देख ही पा रहे हैं।
है ना। तो ये पूरी घटना रही है, किस तरीके से दुनिया के सामने भारतीय अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया गया, पूरा पश्चिम एशिया को प्रभावित किया गया, पश्चिम एशिया के साथ साथ पूरा हिंदुस्तान को प्रभावित किया गया। और मुख्य मुद्दा ये रहा है कि अगर ये देखिए, ये न्यू दिल्ली ऑलरेडी दुनिया के संपर्क में बना हुआ है। इस समय तो यहाँ जंतर मंतर पे देश का युवा संसद ही घेरे हुआ है। खैर वो तो सेकेंडरी हो जाएगा, लेकिन किस तरीके से यहाँ पे जो है वाशिंगटन डीसी से ये पूरा जो है जुड़ा हुआ है और किस तरीके से ये पूरी लाइट जुड़ी हुई है दिल्ली से, यह मुख्य बात है। ये अरेबियन सी देख रहे हैं आप और ये बे ऑफ बंगाल, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना है कि ये पूरी तरीके से जो है जुड़ा हुआ है। अब उसके बाद हम समझेंगे, ये देखिए हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर जी हैं। एस जयशंकर, इनकी भी बहुत बातें जमीन से ऊपर ही रहती हैं, ठीक है। जमीन पे बातें कम रहती है, ठीक है। जमीन से ज्यादातर हवाबाजी ज्यादा है, काम कम हवाबाजी ज्यादा वाली कहानी इनकी भी है, ठीक है। और एक जो है इनका जो अपना पूरा प्रोजेक्शन है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, चूंकि ये देश के क्या है, विदेश मंत्री भी हैं, तो विदेश मंत्री होने के साथ साथ इनकी कई जिम्मेदारियां भी हैं, ठीक है। विदेश मंत्री होने के साथ साथ इनकी कई जिम्मेदारियां हैं। तो ये प्रेस वार्ता के दौरान, ये देखिए प्रेस वार्ता, ये है, ये प्रेस वार्ता ले रहे हैं, ये लोग लिख रहे हैं, ठीक है। ये लिख रहे हैं, एक्चुअली ये लिख कुछ नहीं रहे हैं, सिर्फ पेन चला रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो है समोसे समय पे आ जाने चाहिए। तो ये लोग समोसे के लिए परेशान है, यहाँ पे जो है यही होता है, समोसे का ही गेम है, ठीक है। आगे समझते हैं। ये व्यक्ति जो है अपने जीवन में संघर्ष कर रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा ये पूरी जो आपका प्रोजेक्शन है, जो पूरी लड़ाई है, ईरान अमेरिका इजराइल तबाही का मंजर है, वह पूरी तरीके से किस तरीके से पूरी घटना किस तरीके से उसका पूरा तबाह किया गया, वह मुख्य विषय रहा। समस्या ये है कि क्या इस पूरी सिस्टम में, पूरी आजादी में जिस तरीके से ईरान को तबाह किया गया, जिस तरीके से ईरानी सिस्टम को बर्बाद किया गया, उसका क्या निष्कर्ष निकला, वो कहाँ तक पहुंचेगा और उसका क्या एक पूरा सिस्टम, पूरा एक पूरी कार्रवाई ये कहाँ तक निष्कर्ष निकाल पा रही है, यह मुख्य विषय रहेगा। आगे आने वाले समय में ईरान हो, अमेरिका हो, इजराइल हो या पूरा पश्चिम एशिया हो, इस पूरे मकसद से जो डीजल, पेट्रोल और कच्चा तेल है, पूरी दुनिया को जो तबाही के मंजर में डाला गया, उससे क्या ही निष्कर्ष निकलेगा। तो ये अपने आप में मुख्य लड़ाई रही, जो ईरान, अमेरिका और इजराइल को नए स्तर में, नए स्वभाव के साथ, नए युद्ध के साथ अब अपनी शांति की ओर बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि दुनिया वैसे ही अस्थिर हो चुकी है पूरी तरीके से, पूरा हालत खराब है। पश्चिम एशिया में हम तो यहाँ तक आ चुके हैं, हमारे पास डीजल, पेट्रोल और कच्चा तेल नहीं पूछा, तो हमारे सरकार ने, हमारी गवर्नमेंट ने इथेनॉल आ गई है, E20 तक पहुंच चुकी है। E20 के बाद 50 पे कब पहुंच जाए कोई भरोसा नहीं है। इसलिए ध्यान रहे कि अपनी सुरक्षा का जिम्मेदारी, अपने देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार मुख्य रूप से तय करे और उसके आधार पे ही काम हो। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।